Okay, today we are going to start the topic again, the minerals and energy resources. लास्ट क्लास तक हम लोगों ने रॉक्स मिनरल्स नॉन मेटेलिक मिनरल्स सारा खत्म कर दिया था, एज वेल एज ये खत्म कर दिया था व्हाई माइनिंग इज बिंग रेफर एज किलर इंडस्ट्री। माइनिंग को हम लोग किलर इंडस्ट्री क्यों कहते हैं। आज हमको पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ द मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। अब हम लोग जब बात कर चुके हैं कि ऑलरेडी सारे मिनरल्स के बारे में खत्म कर चुके हैं, तो आज के डेट में हमको देखना जरूरी है कि व्हाई वी शुड कंजर्व मिनरल्स। ये चीज हम लोग पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, आप लोग बार बार पढ़े हुए हो कि व्हाई शुड वी कंजर्व रिसोर्सेज। सेम थिंग इज विथ फॉर द मिनरल्स ऑल्सो, कि हमको मिनरल्स को क्यों कंजर्व करना चाहिए, क्योंकि बिकॉज द मिनरल्स आर लिमिटेड इन नेचर। हमारे नेचर में क्या है, दीज आर लिमिटेड इन क्वांटिटी एंड अपार्ट फ्रॉम दिस सबको इसकी जरूरत है। अगर इसको हम लोग प्रॉपरली यूज नहीं करते हैं, देन इन नियर फ्यूचर इट विल फिनिश। ये आगे चल के ये खत्म हो जाएगा। वंस इट गेट फिनिश देन वी वोंट बी एबल टू यूज इट और गेट इट। आगे चल के हमको ये मिलेगा नहीं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा ट्रबल आ जाएगा। क्यों, मिनरल्स को हमको प्रॉपरली इसी वजह से यूज करना है, इधर वो मेटेलिक्स हो, नॉन मेटेलिक्स हो, रॉक मिनरल्स हो, कुछ भी। तो हमको टेक्नोलॉजिकली सस्टेनेबली सोचना पड़ेगा कि आगे चलकर हमको मिनरल्स को कैसे बचाना है, क्योंकि अगर आज नहीं बचाते तो फ्यूचर में एक ऐसा टाइम आएगा कि जब हमारे पास मिनरल्स नहीं होगा, एंड विदाउट मिनरल्स हमारा फ्यूचर पूरा नील हो चुका है। आवर फ्यूचर विल बी इन द डार्क इंसेक्ट। तो दैट्स द रीजन वी शुड कंजर्व mineral resources. And after the mineral resources, the next topic which we are going to study about it is the energy source. Minerals के साथ दूसरा चीज जो लिंक करता है that is energy. मिनरल्स तो हमको चाहिए ही चाहिए, बट आज की डेट में हमको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए हर चीज के लिए। इवन आपको काम करने के लिए भी एनर्जी चाहिए होता है। वो अलग बात है कि आप बोलते हो कि हमको कैलोरी चाहिए होता है, लेकिन बाकी जगह में अलग अलग एनर्जी यूज होता है। तो अल्टीमेटली जो हम लोग सब जगह में देखते हैं कि हमको जो एनर्जी सोर्सेस होता है, कुछ ये जो एनर्जी सोर्सेस होते हैं ये हमको कुछ कुछ मिनरल्स से मिलते हैं, और कुछ आज के डेट में कुछ मॉडर्न फॉर्म से उसको निकाला एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इसका अलग अलग है, क्योंकि ये जो मिनरल्स हैं ये दो तरीके से हम लोगों ने इसको दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक है कॉन्वेंशनल सोर्स, एक होता है नॉन कॉन्वेंशनल सोर्स। कॉन्वेंशनल सोर्स किसे कहा जाता है, जो हम पहले से यूज करते हुए आ रहे हैं, जो रिसोर्सेज जो एनर्जी सोर्स हम पहले से यूज करते हुए आ रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। वेयरएज जो एनर्जी को हम लोग रिसेंटली अभी अभी कहीं हमको मिला है, रिसेंटली मिला है, उसको यूज करें, उसको नॉन कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो कॉन्वेंशनल सोर्स में अगर सबसे पहला चीज अगर हमको कुछ पढ़ना है दैट इज अ कोल। कोयला एक ऐसा चीज है जो बहुत सारे वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज देखते हैं तो आज थोड़ा कम हो गया है, बट स्टिल अगर कोल का देखा जाए तो आज से कुछ 50-60 साल पहले तक ले जाओ तो कोल वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था एज ए पावर सोर्स का। क्योंकि कोल से ऐसा कि नॉट ओनली इट फॉर द कॉमर्शियल पर्पज बट ऑल्सो फॉर द डोमेस्टिक पर्पज भी ऑल्सो यूज किया जाता था। मतलब खाली बिजनेस या इंडस्ट्रीज के लिए नहीं, साथ ही साथ अपने पर्सनल यूज के लिए भी यूज किया जाता था। अब जब हम कोल के बारे में बात कर रहे थे, कोल कैसे बनता है, कहीं से तो हवा से उड़ के आता नहीं है। सो बेसिकली वी गेट द कोल्स ब्यूरिड इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर हमको मिलता है, लेकिन ये बनता कैसे। सो मिलियंस ऑफ ईयर अगो जिस जगह में कहीं पे अगर प्लांट्स ट्रीज थे और ट्रीज वहां पे किसी रीजन वजह से अर्थ के अंदर चले गए थे, मीन्स वहां पे अर्थक्वेक या किसी वजह से वो सारे फॉरेस्ट अगर दफन हो गए थे, लेकिन टाइम के साथ टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से वो सड़ नहीं पाए थे, दे वोंट बी एबल टू डिकम्पोज नहीं हो पाए। सो दे कन्वर्ट इनटू व्हाट, दे कन्वर्ट इनटू कॉन्वेंट, मतलब कोल। वो क्या कन्वर्ट हो जाते हैं, कोल के रूप में। अब जब हम लोग कोल के बारे में बात करते हैं, कोल बनने में आज के डेट में अगर देखें 200 मिलियन ईयर पहले बना था। और कोल के बारे में जो अगर सबसे बढ़िया चीज अगर हमको लेना है तो कोल इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स, 4 टाइप्स में डिवाइड हो चुका है। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। क्या क्या है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, 4 वेराइटीज में है। तो पहला जो सबसे बढ़िया क्वालिटी क्या होता है दैट इज अ एंथ्रासाइट।
एंथ्रासाइट में सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट होता है। एंथ्रासाइट के बाद आता है बिटुमिनस, उसके बाद आता है लिग्नाइट, और सबसे कम कार्बन कंटेंट वाला होता है पीट। अब जब एंथ्रासाइट क्या होता है, एंथ्रासाइट को बोला था रॉक कोल भी बोला था, मतलब वो कोल ना पत्थर जैसा बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। नो डाउट बाकी सारे भी उतने स्ट्रांग होते हैं, बट कंपेरेटिवली एंथ्रासाइट देखोगे जब जलाया जाता है ना, ब्लूइश फ्लेम देता है। कोई कोई ढाबे भाबे में जाओगे, होटल्स में जहाँ पे कोयला जलाया जाता है, देखना रेडिश फ्लेम देता है, लेकिन कुछ कोयला जलने के बाद वहां पे ब्लूइश फ्लेम देता है, मतलब जिसमें कार्बन कंटेंट अच्छा होता है, इम्प्यूरिटीज कम होता है, तो वो ब्लूइश फ्लेम देता है। एंड एंथ्रासाइट इज द बेस्ट कार्बन, मतलब बेस्ट कोल बोला जाता है। इसको हम लोग बहुत अलग अलग जगह में भी यूज करते हैं, लेकिन बहुत सोच समझ के, क्योंकि इट इज द कॉस्टलीस्ट वन ऑल्सो। सेकेंड आता है बिटुमिनस, जिसमें नियर अराउंड 70% के आसपास कार्बन होता है। बिटुमिनस कोल से बहुत सारी चीज बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कि कोल गैस, कोल टार। आज के डेट में जो रोड बनता है, जो ब्लैक कलर का आप लोग बोलते हो ना, टार बोलते हैं, डामर बोला जाता है, टार बोला जाता है। पहले आता था अलग चीज से बनता था, लेकिन आज के डेट में कोल से निकाला था, कोल एक्सट्रैक्ट है ये बिटुमिनस। आप लोग कहीं भी कंस्ट्रक्शन वर्क होता रहेगा, हैव अ चेक इट आउट कि वो बॉक्स में लिखा रहता है ना, बिटुमिनस लिखा रहता है, मतलब ये बिटुमिनस का लिक्विड फॉर्म होता है बिटुमिनस। तो ये होता है बिटुमिनस कोल। थर्ड होता है, नेक्स्ट आता है बिटुमिनस के नीचे आता है लिग्नाइट। लिग्नाइट को हम लोग बोलते हैं ब्राउन कोल। लिग्नाइट को क्या बोला था, ब्राउन कोल, क्योंकि ये इस कोल में थोड़ा इंप्यूरिटीज ज्यादा होता है, तो हल्का ब्राउनिश कलर दिखता है, तो इसी वजह से इसको बोला जाता है ब्राउन कोल, जिसमें मॉइस्चर भी होता है। कंपैरेटिवली लिग्नाइट और बिटुमिनस के कंपैरिजन में ये थोड़ा सॉफ्ट भी होता है। और आखिरी वाला और सबसे घटिया क्वालिटी का कोल होता है पीट, जो एक्चुअली क्या होता है, ये प्रोसेस में बनता रहता है। तो अर्थ में जब कन्वर्शन होता है, पीट में सबसे कम कार्बन कंटेंट होता है, लेकिन मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, और वो जलाओगे ना तो धुआं धुआं हो जाएगा। इमेजिन इट आउट कि आप जब कोयला जब बनता रहता है, तो पहले फॉर्मेशन में पहले वो पीट बनेगा, फिर वो लिग्नाइट में जाता है, फिर बिटुमिनस में, फिर एंथ्रासाइट में। ये डिपेंडिंग ऑन द वहाँ के टेम्परेचर, प्रेशर, जियोलॉजिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं, ये सारे चीज के वजह से ये बनता है। एंड स्पेशली जब बात किया जाता है कि पीट अभी तक एक्चुअली बना हुआ नहीं होता, मतलब जस्ट इनिशियल स्टेज में होता है। आप आइसक्रीम कभी कभार या बर्फ बिठाते हो फ्रीजर के अंदर, देखना आधा, मतलब खाने की तलब होती है तो आधे घंटे के अंदर जाके टच करके देखो, उसके ऊपर हल्का सा बर्फ का लगा लेयर हो गया, अरे खुश हो जाता है, जैसे ही छूते हो कि टूट जाता है, अंदर पानी का पानी हो जाता है। तो सेम टाइप पीट जो होता है, उसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, वो बना नहीं हुआ होता है, उसको बनने का प्रोसेस में रहता है। अगर इंडिया में अगर बात करें कि कोल कहाँ पे मिलता है, तो हम लोग जानते हैं गोंडवाना लैंड, मतलब जो वर्ल्ड का एक पुराना पार्ट है, एक आइलैंड था, एक ही कॉन्टिनेंट था, पेंजिया, दो पार्ट में, वहाँ नॉर्दर्न लैंड एंड नीचे का पार्ट था गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड का एक पार्ट इंडिया का साउदर्न, मतलब इंडिया का मोस्ट ऑफ द पार्ट है, तो गोंडवाना लैंड से बना है। तो गोंडवाना लैंड में बहुत ज्यादा कोल्स हमको देखने को मिलता है, स्पेशली छोटा नागपुर प्लेट्यूज रीजन्स में लेकर आप लोग अगर आसाम के तरफ कभी जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सब जगह में हमको ज्यादातर देखने को मिलता है। स्पेशली रानीगंज, झरिया, बोकारो, ये सब जगहों में हमको देखने को मिलता है। इवन उड़ीसा में देखोगे तो तालचेर भी जगह है जहाँ पे हमको ज्यादातर कोल देखने को मिलता है। और इंडिया में अगर बात किया जाए सबसे अच्छा कोल कहाँ पे मिलता है, दैट सम लिटिल बिट कोल्स आर बीइंग फाउंड नियर जम्मू कश्मीर रीजन। जम्मू कश्मीर रीजन में बहुत थोड़े मिलते हैं, और वो एंथ्रासाइड मिलता है, वहां पे एंथ्रासाइड मिलता है सबसे अच्छा क्वालिटी का कोल। ये जो कोल होता है, ये हर इंडस्ट्री में जितने भी पावर या फिर आयरन स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज में यूज होता है। ये क्या होता है, बहुत हैवी इंडस्ट्री, मतलब बल्कि मटेरियल होता है, लेकिन ये मटेरियल का एक डिमेरिट है, ये बल्कि तो होता है, लेकिन जैसे इसका यूज होता है उसका वेट क्या हो जाता है, घट जाता है, इट रिड्यूसेस इट वेस्ट, मतलब इसका इसका यूजेस के बाद इसका वेट घट जाता है। कैसे घट जाता है, एक बार जब आप यूज करते हो, यूज के बाद उसका क्या बन जाता है, कोयला राख बन जाता है, ऐश में कन्वर्ट होता है। ऐश का वेट क्या होता है, बहुत कम हो जाता है। तो कोल रिड्यूसेस इट वेट व्हेन इट इज बर्न। कोल जब भी जलाया जाता है तो उसका वेट रिड्यूस हो जाता है। सेकेंड कॉन्वेंशनल में हमको मिलता है पेट्रोलियम।
क्या मिलता है? पेट्रोलियम। इट इज अ मिनरल ऑयल। हमने पेट्रोल नहीं कहा, हमने पेट्रोलियम बोला है। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड, इसको काला सोना भी कहा जाता है। एनर्जी सोर्स इंडिया में अगर कोल के बाद अगर कोई चीज यूज किया गया, दैट इज द पेट्रोलियम। उससे पहले तक पेट्रोलियम इंडिया में नहीं था। तो पेट्रोलियम बेसिकली एनक्लिक फॉल्ट में मिलता है। आई एम शोइंग यू अ थिंग, आपको इजिली समझ में आ जाएगा। एंक्लिक फॉल्ट क्या होता है? देखो, अगर ये जो लाइन दिया है ये अगर सी बॉटम है, तो अगर ऐसे हो गया, ये वाटर बॉडीज है, और ये जो आपको कर्व कर रहा हूं, तो ये कर्व वाला एरिया सोच लो, इमेजिन कर लो कि ये कर्व वाला एरिया क्या है? ये उसका बेस वाला लैंड पार्ट है, ये सारा लैंड पार्ट है। तो यहाँ पे कहीं पे जगह पे अगर एक फॉल्ट बन जाता है, तो एक अगर फॉल्ट बन जाता है, तो उस फॉल्ट को, ये जो येलो वाला, वहां पे क्या होता है? आपका पेट्रोलियम देखने को मिलता है, पेट्रोलियम हमको मिलता है। तो पेट्रोलियम जहां पे होता है, पेट्रोलियम के ठीक ऊपर क्या होता है? नेचुरल गैस होता है। तो यहाँ पे अगर हमने ग्रीन जो दिया है, ग्रीन कलर वाला, ग्रीन कलर रिप्रेजेंट द नेचुरल गैस, द ग्रीन कलर रिप्रेजेंट द नेचुरल गैस, और येलो कलर रिप्रेजेंट नेचुरल ऑयल, मीन्स पेट्रोलियम, ये रेफर करता है। अब इमेजिन कर लो कि ये जो पेट्रोलियम होता है, ये पेट्रोलियम जहां पाया जाता है, एंक्लिक फॉल्ट बोला जाता है, जैसे कर्व टाइप का फॉल्ट होता है, वहां पे पाया जाता है। और उसके ऊपर वाला गैस, लिक्विड के ठीक ऊपर क्या होता है? गैस होता है। अब जब भी इसको निकालना होता है, तो वहां से क्या किया जाता है? सी पोवे यहाँ से पाइपलाइन से ड्रिल किया जाता है, ऐसे ड्रिल। अगर इसको ड्रिल किया गया, यहाँ पे जैसे ड्रिल होगा, तो पहला ये नेचुरल गैस ऊपर जाएगा, एंड आफ्टर दैट पेट्रोलियम को ऊपर लिया जाता है। सो दिस इज द प्रोसेस बाय विच वी टेक इट आउट। अगर इंडिया में देखा जाए, इंडिया में पहला हम लोग को मिल रहा है, आसाम में मिला था। आसाम में डिगबोई एक जगह है जहाँ पे यूज किया, मतलब मिला था पेट्रोलियम, ब्रिटिश एरा के टाइम में। और पेट्रोलियम इंडस्ट्री इज द नोडल इंडस्ट्री फॉर मैनी केमिकल इंडस्ट्री। बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए क्या नोडल इंडस्ट्री है? केमिकल इंडस्ट्री हो गया, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हो गया, सिंथेटिक क्लोथ्स, पेंट्स, इनके लिए क्या नोडल इंडस्ट्री, मतलब उनके लिए रॉ मटेरियल के रूप में काम करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिया में खाली आसाम में नहीं, साथ ही गुजरात, मुंबई, इन सब जगहों पे भी हमको पेट्रोलियम मिलता है। इवन देयर आर सम गोदावरी रेंज, गोदावरी के डेल्टाज वाले रीजन से, जहाँ पे भी हमको पेट्रोलियम्स के आपको पोर्ट मिले हैं जहाँ से पेट्रोलियम निकाला जाता है। अब जब हम पेट्रोलियम का बात करते हैं, तो बहुत सारे जहाँ पे एंक्लिक फॉल्ट होते हैं, तो हर जगह में ऐसा नहीं कि हर जगह में पेट्रोल मिलेगा, तो पेट्रोलियम मिलेगा। तो कुछ जगह में नेचुरल गैसेस मिलते हैं, जैसे कि बताए कि कृष्णा गोदावरी बेसिन है, कृष्णा गोदावरी बेसिन, और साथ ही साथ मुंबई हाई, ये ऐसे जगह है और जहाँ पे हमको नेचुरल गैस मिलता है। इवन इन द अंडमान निकोबार में भी हमको मिला हुआ है। इंडिया में 1700 किलोमीटर का, 1700 किलोमीटर लंबा एक गैस पाइपलाइन भी बनाया गया है, जो हाजिरा, बीजापुर, जगदीशपुर को कनेक्ट करता है। तो ये सारे जो गैस में पाइपलाइन लिए जाते हैं, तो बीच में फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, जिनको रिक्वायरमेंट होता है उनको देते हुए जाते हैं। आज की डेट में इसको हम लोग बहुत अलग अलग टाइप में यूज करते हैं, जैसे कि आप लोग यूज करते हो, देखो घर में यूज करते हो क्या? एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और दूसरा होता है सीएनजी, गाड़ी में यूज किया था, कंप्रेस नेचुरल गैस, उस रूप में हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि ये लिटरली गैस के रूप में क्या होता है, इसमें पॉल्यूटेंट्स कम होता है, तो उससे ज्यादा से ज्यादा पॉल्यूशन नहीं होता। और आज के डेट में लोग सीएनजी का यूजेस भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। नेक्स्ट नॉन कन्वेंशनल सोर्स क्या ऑफ एनर्जी में आता है? इलेक्ट्रिसिटी। क्या आता है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी आज से नहीं, पहले से, जब से निकला है तब से ये लोगों के लिए एक अचंभा वाली बात है, मतलब एक लोगों को शॉक करने वाली चीज होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी को कैसे जनरेट किया जाए? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का जो सिस्टम था, दैट वाज द हाइडल पावर एनर्जी। हाइडल पावर एनर्जी से, मतलब पानी से निकाला जाता था। इंडिया में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, भाखरा नंगल, दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स, ये सारे मल्टीपर्पज हैं। इवन इन द हीराकुड डैम ऑल्सो इज अ मल्टीपर्पज डैम,
मतलब उनका काम खाली नहीं होता कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे, लेकिन साथ ही साथ वो पानी से बहुत सारे काम यूज किए जाते हैं, इंक्लूडिंग नॉट ओनली दिस, इंक्लूडिंग पिसिकल्चर होता है, इरिगेशन प्रोवाइड करना होता है, टूरिज्म होता है, ये सब कुछ होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, हम लोग जब इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, खाली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब पानी से ही नहीं निकाला जाता है। नेक्स्ट आता है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल में क्या होता है, तो कोयला को जला के पानी को गर्म किया जाता है और उसी के पानी के भाप से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, जैसे तालचेर में होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वाला, ये हमारा थर्मल पावर प्लांट है। द नेक्स्ट कन्वेंशनल अगर बात किया जाए तो वो आखिरी वाला इनमें, कंपैरेटिवली इनमें आखिरी वाला है एटॉमिक पावर, जो कि रिसेंटली हुआ है, मतलब रिसेंटली बोलने से भी बहुत पुराना है, लेकिन इतना कंपैरेटिवली भी उसके बाकी जो हम लोग आगे एनर्जी पढ़ेंगे उसके कंपैरिजन में कम ही है। तो हम लोग जब बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बात करते हैं, तो न्यूक्लियर एनर्जी में क्या होता है, एक छोटे से एटम को तोड़ा जाता है, उससे इतना ज्यादा एनर्जी निकलता है कि जिससे एनर्जी के रूप में यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी के रूप में यूज करें हम लोग एटॉमिक एनर्जी। तो जब एटॉमिक एनर्जी का बात किया जाता है तो ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से बनता है, स्पेशली लाइक यूरेनियम और थोरियम। और मजेदार वाली बात यह कि इंडिया में थोरियम के डिपॉजिट्स हैं, स्पेशली इन द केरला में एक मोनाजाइट सैंड पाया जाता है, एक बालू पाया जाता है मोनाजाइट बोल के, जिसमें क्या होता है, ये सब्सटेंस रहते हैं, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रहते हैं, थोरियम पाया जाता है और थोरियम को तोड़ के निकाला जाता है एनर्जी। अब एक चीज बात आता है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन थोरियम का जब न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे एक चीज आता है कि न्यूक्लियर एनर्जी कैसे आता है। न्यूक्लियर एनर्जी का क्या होता है कि जब एक न्यूक्लियर एनर्जी में प्रॉब्लम होता है कि एक एटम को तोड़ने के लिए हमको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो उतना ज्यादा अगर हम एनर्जी खर्च करें तो हमको एनर्जी कहाँ से मिलेगा। आप लोग देखते हो कभी कभी जो दिवाली में लड़ी वाले पटाखे आते हैं, एक के साथ एक बांधे गूंथे हुए रहते हैं, चोटी टाइप के लंबाई बना दिए गए रहते हैं, या शादी ब्याह बारात में लगा, एक को लगाओगे एक फुटने का दूसरा ऑटोमेटिकली वो चेन रिएक्शन होता है। तो न्यूक्लियर ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में भी ये होता है, मतलब एक को फटाने के लिए ये एक एटम को तोड़ने का एनर्जी हमको देना होता है, उससे जो एनर्जी निकलता है वो एनर्जी बाकी सबको फोड़ते जाता है, तो उसमें एक्सट्रीम एनर्जी हो जाता है, थोड़ा होता है। आप सोच लो, एक मिर्चा फुटका जो बोलते हो, फटाका बोलते हो, उसको लेकर जला के फेंक दोगे तो ज्यादा बजेगा। वही जगह में जो माल पटाखा बोला जाता है या फिर पूरा लड़ी वाला होता है वो लगाओगे तो कंटिन्यूसली फटता रहता है, तो एक बार जलाते, एक माचिस की तीली जलती है लेकिन सबको आग लगाती है। वही आप अकेले अगर एक ही पटाखे को जला रहे हो तो भी वही एक ही एनर्जी उतना ही खर्च कर रहे हो, तो वही बात आता है कि एनर्जी हमको उतना ही खर्च करना है लेकिन उससे ज्यादा, और ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में ही हो सकता है। दिस ऑल अबाउट द conventional source of energy. In the next class, we are going to read about the non-conventional source of energy. Thank you and goodbye.